आज के वीडियो में हम लोग ब्रैंच समीकरण का जिक्र करने वाले हैं और उसको सिद्ध करने वाले हैं। जैसे कि पिछली क्लासेस में आपको बताया गया था ब्रैंच समीकरण बराबर क्या होता है, तो एन लेमडा बराबर 2d sin थीटा होता है। उसको सिद्ध नहीं करवाया गया था, तो बहुत से बच्चों का था कि उसको कैसे हम लोग सिद्ध करें। हालांकि आपके इंटरमीडिएट लेवल में, 12th लेवल में बस आपको ये फॉर्मूला याद रखना है, उसका यूज कहीं होने वाला नहीं है। आपको ये ध्यान रखना है कि ब्रैंच समीकरण की नींव कहाँ से पड़ी। तो ब्रैंच समीकरण जो है, जब क्रिस्टल की आंतरिक संरचना का अध्ययन किया जाता है तो एक्स किरणों का सहारा लेते थे, एक्स किरणों के विवर्तन का सहारा लेते थे। तो वहीं से इसकी शुरुआत हुई। सबसे पहले इसकी शुरुआत 1912 ईस्वी में इसकी शुरुआत जो है वो लाउवे ने की थी। और उसके बाद इसमें दो वैज्ञानिक आए, दोनों ही ब्रैंक थे। एक थे WH ब्रैंक और आपके एक थे WL ब्रैंक। फर्क कितना ही था बस। और इस दोनों आदमियों ने मिलकर ब्रैंक समीकरण की संरचना का निर्माण किया। तो उन्होंने क्या किया, उसको मानने के लिए हम लोग को पहले तो कुछ समानांतर तलों को मानना पड़ेगा और वहां से हम लोगों को विवर्तन कोण वगैरह तरंग दैर्घ्य लेकर चलना पड़ेगा। तो उसको बाई फिगर हम सिद्ध करेंगे, इधर फिगर बना देंगे और इधर लैंग्वेज लिख देंगे। थोड़ा धैर्य रखिएगा, 10-15 मिनट में हम लोग का ये काम हो जाएगा। लैंग्वेज में ही जितना दम है और इस इक्वेशन को सिद्ध करने में कोई दम नहीं है। पहले तो आप मान लीजिए कि PQRS एक्सेट्रा मतलब ABCD जो है दूरस्थ कुछ समानांतर तल है जो कि एक ही श्रेणी में है और उन पर परमाणु या अणुओं के जो क्रिस्टल हैं वो एक पृष्ठ पर समानांतर तलों को निरूपित करते हैं। ठीक है, तो पहले उसको मान लेना है। आप लोगों को मानने के लिए आपको क्या करना पड़ेगा, तो यहाँ पे फिगर बना लीजिए, पहले उसके बाद उधर लैंग्वेज साथ ही साथ लिखते जाएंगे। और कीजिएगा, पहले आप तल बनाएंगे। तो पहले 1, तब लेके चलिए 2, तब लेके चलिए 3, तब लेके चलिए 4। ये मान लीजिए P है, ये Q है, ये R है, ये S है। ठीक है, हालांकि दो ही तल की हम लोग जरूरत पड़ेगी, लेकिन PQRS हम लोग एक्स्ट्रा मान लिए कि आगे दिक्कत नहीं हो। कहां से शुरुआत हुई ये तो आप लोगों को जानकारी मिली गई है। अब यहां से हम थोड़ा लैंग्वेज लिखते जाते हैं जिससे कि आपको लैंग्वेज में भी दिक्कत नहीं हो। ठीक है, तो मान लीजिए माना कि P, Q, R, S डॉट डॉट, अभी और मान सकते हैं आप ले आप, ठीक है ना, के समदूरस्थ मतलब समान दूरी पर, समदूरस्थ, इनको समान दूरी पर ले लेना है, एक ही लेना है। समानांतर तलों की एक श्रेणी है, ये तल इनके समानांतर होने चाहिए। ठीक है, समांतर तलों की एक श्रेणी है। ये समांतर तलों की क्या है, एक श्रेणी है। इतना आपको मान लेना है। इतना मानने के बाद ये भी ध्यान रखना है कि इन तलों के बीच की दूरी क्या है, d है। ठीक है ना, इनके बीच की दूरी क्या है, d है। इनके बीच की दूरी d है, डिस्टेंस मान लीजिए। दूरी d है का मतलब यह है कि यहां से यहां का दूरी जो है आपका d होगा, यहां से यहां का दूरी d होगा, यहां से यहां का दूरी d होगा। एकदम सिंपल लैंग्वेज में इसको हम क्लियर करके बताने वाले हैं आप लोगों को, एकदम सिंपल लैंग्वेज में। ठीक है, इसको निरूपित करने के बाद यह भी ध्यान रखना है कि इसमें परमाणु या अणु का क्रिस्टल का एक पृष्ठ के समांतर तलों को ये निरूपित कर रहे हैं। ये क्रिस्टल के एक ही पृष्ठ के समांतर तलों को निरूपित कर रहे हैं और इनके बीच की दूरी क्या है, d है। ठीक है, अब मान लीजिए कि कोई किरणें हैं, यहां से आ रही हैं एक्स किरणें, जिनको आप A, B, C, D कुछ भी मान सकते हो, और उनको आगे बढ़ाते हुए एक्स किरणों को उसके अग्रभाग मतलब तरंग जो तल के निकट थीटा कोण पर पहुंचेंगी। ठीक है, तल के निकट उसको कहां पर पहुंचा देना है, थीटा कोण पर। तो गौर कीजिएगा, मान लीजिए यहां से कोई किरण आ रही है, यहां पर पहुंच गई, कंप्लीट। फिर इसी के इक्विवेलेंट और एक लेकर आना है आपको और यहां से लेकर उसको यहां पहुंचा दीजिए, आगे बढ़ा दीजिए। यहां नहीं, दूसरे पर नहीं, तीसरे पर ले जाइए। पहला तो हो गया ना, तब यहां की इक्विवेलेंट लेकर यहां तीसरे पर इसके सामने ले आकर मिलाइए। इसके सामने लाकर मिलाने के लिए हम लोग को थोड़ा सा लाइनिंग सीधा करना पड़ेगा एकदम। ठीक है, यह भी इसको मिलाना नहीं है, हम आपको मिलाने के लिए सेंटर को कर दिया। और एक आप मान लीजिए ये जो है G है तो ये G डैश है, और एक और मान लीजिए G डबल डैश,
क्योंकि फर्स्ट लेयर सेकंड लेयर के बीच में जो कंडीशन हो रही है वही सेकंड लेयर, थर्ड लेयर और फोर्थ लेयर के बीच में भी कंडीशन होगी। एक और मान लीजिए कि जी डबल डैश मान लीजिए इसको, जी डबल डैश, राइट। इसको मान लीजिए आप जी डबल डैश। ध्यान दीजिएगा ये तरंग है, मतलब वेव फ्रंट है, वेव का फ्रंट है। आपने माना क्या है कि जी डैश और जी डबल डैश जो है आगे बढ़ती हुई एक्स किरणों का तरंग अग्र है, मतलब तरंग का अगला भाग है, ठीक है। आप मान लीजिए, माना कि जी डैश जी डबल डैश आगे बढ़ती हुई एक्स किरणों, आगे बढ़ती हुई एक्स किरणों, आगे बढ़ती हुई एक्स किरणों का वेव फ्रंट है, वेव फ्रंट है। वेव फ्रंट का मतलब ये आगे वाला ही भाग है, पीछे वाला भाग नहीं है। तब जब भी तरंग चलती है तो उसमें दो भाग होते हैं तरंग में, स्ट्रिंग और गर्त, स्ट्रिंग और गर्त। ये जो वेव फ्रंट है, आगे वाला भाग है, वो आगे चल रहा है, मतलब तरंगाग्र, इसको हिंदी में बोलते हैं तरंगाग्र, ठीक है ना। इसको हिंदी में बोलते हैं तरंगाग्र, ठीक है, तरंगाग्र वेव फ्रंट है, ठीक है। जो तल के निकट कितना कोण पर पहुंचते हैं, थीटा कोण पर, ठीक है ना। जो तलों के निकट यानी जहां पर वो पहुंचे हैं, यहां पर जब इनका परावर्तन होगा तो तलों के निकट कोण थीटा पर पहुंच रहे हैं, ठीक है ना। ध्यान दीजिएगा ये जब वेव फ्रंट है, आगे वाला फ्रंट है, तो एक पीछे वाला फ्रंट भी होगा, जिसको हम क्या मान सकते हैं, एच मान सकते हैं, एक्स मान सकते हैं, वाई मान सकते हैं, कुछ भी। क्यों? क्योंकि जब तरंग चलेगी तो दो रूप में चलेगी, एक स्ट्रिंग और एक गर्त, एक स्ट्रिंग और एक गर्त। और एक स्ट्रिंग और एक गर्त के बीच का डिस्टेंस क्या होता है, पता है आपको, तरंग है लेमडा। तो ये मान लीजिए यहां से लेकर, ये मान लीजिए यहां से लेकर यहां तक है, ये यहां से लेकर यहां तक है, और ये जो एच है यहां पर है। तो ये एक स्ट्रिंग और एक गर्त है, ये जो इसके बीच का डिस्टेंस होगा ये क्या होगा, लेमडा होगा, ठीक है। ये जो यहां इसके बीच का डिस्टेंस होगा ये क्या होगा, लेमडा होगा। ये यहां जो इसके बीच का डिस्टेंस होगा ये क्या होगा, लेमडा होगा। लेमडा मतलब तरंग दैर्घ्य, ठीक है ना। स्ट्रिंग और गर्त के बीच की दूरी, दो क्रमागत स्ट्रिंग या गर्त के बीच की दूरी को हम क्या बोलते हैं, लेमडा, यानी तरंग दैर्घ्य। उसी चीज को हम मानते हैं। तो इतना मानने के बाद ये तरंगाग्र जो है वेव फ्रंट आपको समझ में आ गया। ये वेव फ्रंट मतलब अगला भाग है, उसको स्ट्रिंग मानिए या गर्त मानिए, ठीक है। अब आगे देखिए, विकिरण जो Hg वहां से आई है वो ए बिंदु पर मिली है, और ए बिंदु है ये कंप्लीट। और जो H डैश G डैश आई है वो आकर, मान लीजिए कि वो जो बिंदु है वो कहां पर मिल रही है, सी पर मिल रही है, यहां पर सी बिंदु है। ये जो ए है, ए पर आके जो मिल रहा है वो जो है ए बी के सहारे परावर्तन कोण थीटा पर परावर्तित होगी। मतलब ये जो ए पर आके पॉइंट पे मिला है, ये यहां से ए पॉइंट से परावर्तित होगी इधर कितना कोण पर, थीटा कोण पर, ठीक है ना। ये भी हो गया कंप्लीट। तो फिर रिपीट कर रहे हैं आपको, विकिरण जो HGA है, ये मान लीजिए HGA, ध्यान दीजिए, विकिरण मतलब दंड, विकिरण HGA बिंदु ए पर, ठीक है ना, बिंदु ए पर ए किसके सहारे, ए बी के सहारे, बिंदु ए पर ए बी के सहारे कितना कोण पर परावर्तित हो रही है, थीटा कोण पर परावर्तित होती है। ए बी के सहारे इसका जो परावर्तन कोण है वो थीटा पर परावर्तित होती है, ठीक है ना। ए बी के सहारे परावर्तन कोण थीटा पर परावर्तित होगी, ठीक है। अब ये परावर्तित होने का कहानी तो हो गया, वहां पे ए बी परावर्तित हो गया, यहाँ पे कितना कोण पे परावर्तित हुआ है, थीटा कोण पे। अब विकिरण जो H डैश G डैश और ये जो आया है यहाँ पे, ठीक है ना, तो इसके बारे में आपका क्या विचार है। ध्यान दीजिए, यहां पर जो आया है इसको मान लीजिए ये ए डैश पॉइंट है, जहां जहां कट कर रहे हैं, तो ये H डैश G डैश A डैश है, ठीक है। तो H डैश G डैश A डैश जो है वो
यहां पर जो है वो किसके सहारे परिवर्तित हो जाएगा, मान लीजिए ये ए बी तो हो ही गया, यहां पर अगर लिखना पड़ेगा तो आपको बी डैश लिख दीजिए, ठीक है। तो एच डैश जी डैश ए डैश किसके सहारे परिवर्तित हो जाएगा, ए डैश बी डैश के सहारे। और सी पर जो बना हुआ है, ये जो बना हुआ है, अगर इसका परिवर्तित करना होगा तो ये किसके सहारे हो जाएगा, सी ए बी। ये सब आप लोग मान रहे हो, ये सब आप लोग क्या कर रहे हो, अभी मान रहे हो। तो इसके हिसाब से यहां थीटा एंगल बनेगा, तो यहां भी क्या बनेगा, एंगल थीटा बनेगा। यहां आगे जब यहां पे आप मिला दोगे, यहां पर एक पॉइंट मान लो ए हो गया, बी हो गया, सी हो गया, तो डी मान लीजिए। तो यहां भी बीच में जब आप लोग एक लंब डालोगे, ई लंबवत, तो यहां जो डिस्टेंस बनेगा वो क्या बनेगा, सॉरी यहां जो कोण बनेगा वो भी क्या बनेगा, थीटा। कब, जब लंबवत ए से यहां पर ई मिलाओगे, तो इसको मान लो ये ई है, तो ये सी हो गया। ध्यान दीजिए ये हम अभी मिलाए, ए से एक लंबवत डी मिला दिए और ए से एक लंबवत क्या मिला दिए, ई। तो यहां जो ई ए डी होगा वो भी क्या होगा, थीटा होगा, अकॉर्डिंग टू मैथमेटिक्स ज्योमेट्री, ठीक है। अब आगे बढ़ते हैं हम लोग। अब जो बात थी उसको हम लोग पूरा करते हैं, थीटा पर परिवर्तित होगी। हम लोग को किस विकिरण के बारे में बात करना था, एच डैश जी डैश ए डैश, एच डैश जी डैश ए डैश, राइट। तो विकिरण एच डैश जी डैश ए डैश, एच डैश जी डैश ए डैश आंशिक रूप से ए डैश पर, आंशिक रूप से ए डैश पर, ठीक है। तो आंशिक रूप से ए डैश पर किसके सहारे, ए डैश बी डैश के सहारे, ठीक है ना, ए डैश बी डैश के सहारे, तथा अंशतः मतलब आंशिक रूप से ही, अंशतः का मतलब आंशिक रूप से ही सी पर, यही सी पर किसके सहारे, सी ए बी के सहारे, सी ए बी के सहारे परिवर्तित होता है, ठीक है ना, परिवर्तित होता है। और निर्गमित किसके सहारे होगा, ठीक है ना, परिवर्तित होता है, ये तो ठीक हो गया। निर्गमित किसके सहारे होगा, मतलब इमरेज किसके कारण हो जाएगा, तो ए बी के सहारे निर्गमित होने के लिए, ठीक है ना, तथा ए बी के सहारे निर्गमित मतलब इमर्ज, इसको कठिनाई होगी, निर्गमित तथा ए बी के सहारे निर्गमित होने। अब ए बी के सहारे मतलब ये है ए और बी, ए बी के सहारे इसको निर्गमित होने में अधिक दूरी तय करनी पड़ रही है, सी ए बी साफ दिखाई दे रहा है। तो ए बी के सहारे निर्गमित होने में इसे अधिक दूरी तय करनी पड़ रही है, मतलब थोड़ा सा पहले की अपेक्षा क्या हो रहा है, थोड़ा सा दूरी ज्यादा तय करना पड़ रहा है। तो ए बी के सहारे निर्गमित परिवर्तित होता है तथा ए बी के सहारे निर्गमित होने में अधिक दूरी तय करनी पड़ती है। ठीक है, तो इतना काम तो हो गया, इतना ही था हम लोग का। अब यही चीज जो है तीसरे चौथे लेयर के साथ भी होते रहेगा, ठीक है ना। तो यही बात क्रिस्टल के भीतर तीसरे और चौथे आदि तलों से परिवर्तित होने वाली विकिरणों पर भी लागू होगी, ठीक है। तो ये अपने दिमाग में बैठा लीजिएगा कि यही बात, सेम यही बात। अब यहां पर आ जाते हैं थोड़ा सा, अब पूरा हमको स्पेस मिल गया, तो अब हम लोग यही बात कौन से तल, तीसरे कौमा चौथे आदि, तो मान लीजिए ये आपका तीसरा, चौथा, पांचवा, छठवा, जितना भी तल लेना चाहो आप ले सकते हो, क्योंकि ये अध्ययन करोगे तो जितना बृहद करोगे कोई दिक्कत की बात नहीं है, ठीक है ना। तो आदि तलों से जो परिवर्तित होने वाली विकिरणों पर लागू हो रहा है, ठीक है ना। तो यही बात तीसरे चौथे आदि तलों से परिवर्तित होने वाली विकिरणों पर भी लागू होगा। यही बात तीसरी चौथी आदि तलों से परावर्तित होने वाली विकिरणों
पर भी लागू होगा। ओके, अब जो है जो लाइनों का आपने मिलाया था उसको बाई लैंग्वेज आप लिख लीजिए। आपने कौन कौन सी लाइन को मिलाया था, अपनी ओर से पहले ही और थीटा कोण बना दिया था, उस लैंग्वेज को लिख लीजिए कि आपको कोई दिक्कत नहीं। कंप्लीट। ये तो बात तो आपको पता चल गया कि तीसरे चौथे आदि तलों में परिवर्तनशील विकिरणों पर यही नियम लागू होगा। अब क्रिस्टल तल में ए पर, ये ए है, ए पर एक रेखा आपको लंबवत खींच देनी है जो कि कहां जाकर टच हो जाएगी, डी पर, और वो किसके समानांतर हो जाएगी, एच डैश जी डैश ए डैश पर डी पर मिलेगी। ठीक है ना। तो अब देखिए आपको क्या करना है कि क्रिस्टल तल ए पर एक रेखा, इस लैंग्वेज को भी लिख लीजिए, क्रिस्टल तल ए पर एक रेखा, एक रेखा यही है क्रिस्टल तल पर, क्रिस्टल तल ए पर एक रेखा, आप कौन खींच रहे हो, एडी। क्रिस्टल तल ए पर एक रेखा लंबवत खींचते हैं, ठीक है ना, एक रेखा लंबवत खींचते हैं जो किस पर, एच डैश जी डैश ए डैश, एच डैश जी डैश ए डैश, एच डैश जी डैश ए डैश से डी पर मिलेगी। वो एच डैश जी डैश ए डैश पर ही आगे कहां मिलेगी, डी पर जो पर डी पर मिलेगी। ठीक है ना। पर ए से कहां पर आगे मिलेगी, एक पर नंबर लिखो, यहां पर से लगा, से डी पर मिलेगी। ठीक है। और इसी में काम और आप किए हो, ए ई को खींच दिए हो। ठीक है ना। तो आगे बढ़ाई हुई, आगे बढ़ाई हुई, आगे बढ़ाई हुई एच डैश जी डैश ए डैश, एच डैश जी डैश ए डैश, ध्यान दीजिए, एच डैश जी डैश ए डैश आगे बढ़ा के कहां तक ले गए हो, कहां तक ले गए हो, तो जहां तक ले गए वहां से ए से फिर एक लंबवत रेखा खींच देनी है। ठीक है ना। लंब किसके ऊपर, ए से ई पर। ठीक है ना। तो एच जी ए सॉरी एच जी ए डी से मिलेगी आगे बढ़ाई हुई एच डैश जी डैश ए डैश पर ए से लंब। ठीक है ना। पर सॉरी पर ए से लंब क्या खींच रहे हैं, ए ई खींचते हैं। ठीक है। कंप्लीट। अब यहीं से हमें इसको दो भाग में बांट देते हैं कि हमारा काम इतना में ही हो जाए, इसलिए हो जाएगा, ए से खींचते हैं। अब हमको जो है पथांतर की बात करनी है, कहां से, एच जी ए और एच डैश जी डैश ए डैश से गुजरने वाली या ये मार्ग लेने वाली जो तरंगों का पथांतर है वो क्या होगा, वो ध्यान दीजिए। एच जी ए तथा एच डैश जी डैश ए डैश, एच जी ए तथा एच जी ए तथा एच डैश जी डैश और ए डैश मार्ग लेने वाली तरंगों का पथांतर। ठीक है ना। एच जी ए तथा एच डैश जी डैश ए डैश मार्ग लेने वाली तरंगों का पथांतर क्या होगा, तरंगों का पथांतर बराबर क्या होगा, यहीं से हम लोग का मैथमेटिकल कंडीशन चालू होता है। अभी तक जो माने थे वो ज्यादा आपको टेंशन नहीं देने वाला था, अब आपका मैथमेटिकल आया, राइट। इसमें जो पथांतर होगा वो क्या होगा वो देखना है। तो जी डैश सी प्लस सी ए, जी डैश सी प्लस सी ए, जी डैश सी प्लस सी ए, गौर कीजिएगा, जी डैश सी प्लस सी ए, और इसमें से माइनस करना होगा, ध्यान दीजिएगा, किसको, जी ए को, किसको, जी ए को, ध्यान दीजिए। पथांतर क्या होगा, जी डैश सी प्लस सी ए माइनस जी ए,
अब मिला लिए पथांतर, सही जगह पर पहुंचे। लेकिन पथांतर तो हो गया, लेकिन अब इसमें कंडीशन है, परंतु जीए बराबर क्या है, तो उसको देखते हैं हम लोग। परंतु जीए बराबर, जीए कहां पर है वो देखिए, दैट इज जीए, राइट। जीए बराबर क्या होगा, तो जी डैश ई होगा। जीए बराबर क्या होगा, जी डैश ई होगा। फिर से रिपीट कर रहे हैं, जी ए बराबर क्या होगा, जी डैश ई होगा। तो जी ए बराबर होगा जी डैश ई, तो जी ए बराबर जी डैश ई हो गया। तो ये जी डैश ई किसके बराबर है, ये जी डैश ई किसके बराबर है, तो इसमें दो कंपोजिशन को जोड़ रहे हैं आप, कौन कौन, जी डैश सी प्लस, ध्यान दीजिए, जी डैश सी प्लस सीई, जी डैश सी, ध्यान दीजिए, जो जीए है, जीए बराबर क्या है, जी डैश ई, जी डैश ई क्या है, तो जी डैश सी प्लस सी। इतनी बात आपके दिमाग में प्रवेश कर गई होगी। तो जीए का तो वैल्यू आपको मिल गया जो कि यहां पर आया है, यानी जीए की जगह पे आपको इस वैल्यू को रख देना है, कौन, जी डैश सी प्लस सी, तभी ना वहां पे कैंसिल होगा। तो देयरफॉर यहां पे आपको मिलेगा क्या, गौर कीजिएगा, देयरफॉर पथांतर को ही अभी हम लोग कन्वर्ट कर रहे हैं, ठीक है ना। देयरफॉर पथांतर बराबर हो जाएगा आपका, पथांतर बराबर हो जाएगा जी डैश सी प्लस सी ए माइनस ये जो जीए है, जीए यहां पर भी है, जीए की जगह पे हम लोग ये फॉर्मूला रखेंगे, जी डैश सी माइनस होगा वहां, और अब क्या करेंगे कि ये जी डैश सी को कैंसिल कर देंगे, तो बराबर हमको मिला है सी ए माइनस सीई। ओके, अब हम लोग थोड़ा ऊपर से अपना स्पेस बना लेते हैं। सारी लैंग्वेज तो लिखवा ही दिए थे आप लोग को, अब कहीं समस्या की कोई बात नहीं थी। अब थोड़ा हम लोग लैंग्वेज अपना फिर से रिपीट करते हैं। देयरफॉर पथांतर बराबर हमको क्या मिला है, देयरफॉर पथांतर बराबर अब आपका काम जो है समाप्त होने वाला है। पथांतर बराबर आपको मिल गया सी ए माइनस सी, डायरेक्ट आएगा फॉर्मूला आपका, ठीक है ना, घबराने की बात नहीं है। अब आप त्रिभुज एसीडी की रचना देखिए, कौन है त्रिभुज, त्रिभुज एसीडी की रचना से क्या मिलेगा वो देखिए। त्रिभुज कौन है ये, ए सी डी, त्रिभुज एसीडी की रचना से आपको साफ दिखाई दे रहा है। सी बराबर लगभग क्या होगा, सीडी होगा, एडी नहीं सीडी। जो सी है वो लगभग बराबर किसके हो जाएगा, समतुल्य सीडी के। तो सी ए लगभग बराबर हो गया आपका सीडी, ठीक है ना। तो सी ए बराबर लगभग बराबर क्या हो गया, सीडी। अब इस वैल्यू को रखेंगे हम लोग सी ए माइनस सीई में, सी ए माइनस सीई में। तो देयरफॉर सी ए माइनस सीई बराबर क्या हो गया वो देखिए, सी ए माइनस सीई, तो सी ए की जगह पे क्या रख देंगे, सी डी, सी डी माइनस क्या हो गया, सीई, ठीक है। किसके, सी ए की जगह पे क्या रख दिया हम लोग, सी डी। और सी डी रखने से फायदा क्या हुआ, तो ध्यान दीजिए ये क्या आया है, सी डी माइनस सीई। ये देखिए लंबा लाइन यहां पर खींचे हैं हम, ये है सी और ये है डी और बीच में कौन है ई, ठीक है ना। तो यहां से यहां का डिस्टेंस है सी डी, और सी डी में से किसको घटाएं आप, सीई को, इसको घटा दिए हैं, ये सीई, यहां से यहां का डिस्टेंस घटा दिया आप सीई। तो ये टोटल में से जब सी घटाइएगा तो क्या बचेगा, केवल ईडी बचेगा ये। तो ये बराबर क्या हो जाएगा, ईडी, यही तो हमको चाहिए था, बराबर क्या हो जाएगा ईडी, और यही हमको क्या होना था, चाहिए था। क्यों, क्योंकि ईडी बराबर ये तो एन लैम्डा है, देयरफॉर पथांतर बराबर क्या हो गया, एन लैम्डा। देयरफॉर पथांतर बराबर क्या हो गया, ईडी, ईडी बराबर क्या हो गया, एन लैम्डा। एन क्या है, पूर्णांक संख्या है, अंक है, 0 1 0 नहीं 1 2 3 4 5 ऐसे पूर्णांक अंक होंगे। और ये लैम्डा कहां से आया, तो यही तो दो तरंगों के बीच की दूरी क्या है, लैम्डा है, दैट इज कॉल्ड लैम्डा। यही तो लैम्डा यहाँ किसके बीच में है, ई और डी के बीच में। तो यही पथांतर ईडी बराबर क्या है, एन लैम्डा है। अब आप त्रिभुज ये जो यहां पे खींचे थे ई ए डी में चलिए, त्रिभुज ई ए डी में, ठीक है। त्रिभुज ए डी में साइन थीटा बराबर, याद कीजिए साइन थीटा बराबर लंब बटा में
कर्ण। लंब कौन है ईएडी में? तो लंब ईडी है, और बटा में कर्ण कौन है? एडी है। कर्ण कौन है? एडी है, राइट, एडी। आप ये भी ध्यान रखिएगा, बराबर बराबर यहां जाने से पहले हम लोग चूंकि एडी का वैल्यू निकाल लें। ये जो एडी है, एडी बराबर क्या होगा? तो एडी बराबर देखिए यहां पे डी प्लस डी, तो डी प्लस डी बराबर क्या हो जाएगा? 2d। ठीक है, तो एडी की जगह पे आप क्या लिख दोगे? 2d। तो देयरफॉर ईडी बराबर क्या होगा? ईडी बराबर हो जाएगा, देखो ईडी बराबर एन लैम्डा आया, ईडी बराबर हो जाएगा एडी इंटू साइन थीटा। ठीक है, या ईडी एन लैम्डा बराबर एडी का वैल्यू कितना है? 2d इंटू साइन थीटा, और देयरफॉर आपको मिल गया एन लैम्डा बराबर 2d साइन थीटा। ये आपका इक्वेशन सिद्ध हो गया, दैट इज कॉल्ड ब्रैंग समीकरण। एन क्या है? लैम्डा क्या है? पहले भी लिखा चुके हैं। एन मतलब पूर्णांक, लैम्डा तरंगदैर्घ्य, डी दो तलों के बीच की दूरी, साइन थीटा तो आपको पता चली गया, और थीटा क्या है। यह आपका ब्रैंग समीकरण कंप्लीट हो गया। जो भी चीज थी वो केवल लैंग्वेज में थी, यह भी आपको पता चल गया कि सबसे पहले 1912 ईस्वी में लाउवे ने इसका प्रयोग किया था। उसके बाद ब्रैंग में दो आदमी थे, WH ब्रैंग और WL ब्रैंग। इन्होंने क्रिस्टल की आंतरिक संरचना का अध्ययन करने के लिए ब्रैंग समीकरण की रचना की, और ये ब्रैंग समीकरण की रचना उन्होंने की नहीं, क्रिस्टल का एक्स विकिरणों के द्वारा विवर्तन का देखते देखते इसकी रचना हो गई। घबराना नहीं है। तो आपको पैसेंस रखना है, अपनी प्रॉब्लम्स को कमेंट बॉक्स में डाल देना है, कॉल करके बता देना है, व्हाट्सएप के माध्यम से बता देना है। आपके लिए हर एक चीज का सॉल्यूशन हो जाएगा, चिंता नहीं करनी है। ओके।